नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर दीप्ति सिंह हूँ, ब्रेस्ट एंड एंडोक्राइन सर्जन, मतलब ब्रेस्ट, थायराइड, पैराथायराइड एंड एड्रिनल ग्लैंड की सर्जन हूँ। थैंक यू सो मच यहाँ पे आज आप सभी के आने के लिए। सो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ केसेस जो हमने रिसेंटली फोर्टिस हॉस्पिटल में ऑपरेट करे थे। मैं आज आई हूँ ऑल्सो ब्रेस्ट कैंसर के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। फरवरी का जो मंथ है वो हर साल वर्ल्ड कैंसर मंथ माना जाता है। इस बीमारी के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, जिससे कि लोग आगे आके अपने सिम्टम्स बताएं, अपना ट्रीटमेंट करवाएं। एंड आज हम एक छोटा सा प्रेजेंटेशन भी देखेंगे जो हमें इसके बारे में थोड़ा आइडिया देगा, एंड जो केसेस हमने ऑपरेट करे वो हम डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले क्या है, ब्रेस्ट कैंसर होता है स्तन का कैंसर। डू यू नो कि ये मेल्स में भी हो सकता है? इट इज़ नॉट ओनली इन वुमेन, सिर्फ औरतों में नहीं पाया जाता, ये मर्दों में भी पाया जाता है। और इंडिया में औरतों में सबसे कॉमन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर होता है। सेकेंड मोस्ट कॉमन होता है सर्वाइकल कैंसर, जिसके वैक्सीनेशन की भी काफ़ी चर्चा हो रही है आजकल। ब्रेस्ट कैंसर के कारण क्या होते हैं? ये होते हैं, इट्स डिफिकल्ट टू से कि एक इंसान में, उसी इंसान में कैंसर क्यों हुआ। कैंसर के बहुत सारे अलग अलग रीजंस होते हैं। कुछ होते हैं मॉडिफाइबल फैक्टर्स, कुछ होते हैं नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स, मतलब फैक्टर्स जो हमारे कंट्रोल में हैं, जिनको हम चेंज कर सकते हैं। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उनका कुछ नहीं कर सकते। जो हम फैक्टर्स चेंज कर सकते हैं, सबसे पहली चीज़ होती है स्मोकिंग, धूम्रपान। स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है, हम सबको पता है। स्मोकिंग से ब्रेस्ट कैंसर भी होता है, काफ़ी हाई इंसिडेंस है। सेकेंड थिंग, रेडिएशन एक्सपोजर, मल्टीपल सीटी स्कैन्स करवाना, किसी न्यूक्लियर एक्सीडेंट का सर्वाइवल होना, इन रीजन से, या बहुत हाई डोज ऑफ रेडिएशन किसी और कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए लगना, इससे भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। ईस्ट्रोजन थेरेपी मतलब हार्मोनल थेरेपी, एंड मोटापा। मोटापा मतलब मोटापा BMI मोर देन 30 या मोर देन 35 विद कोमॉर्बिडिटीज। इन सिचुएशंस में मोटापा इज नॉट जस्ट अ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम। ओबेसिटी से 13 अलग तरह के कैंसर होते हैं, जिसमें से ब्रेस्ट कैंसर भी एक होता है। सो ये फैक्टर्स हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो ब्रेस्ट कैंसर के रीजन हैं। अगले फैक्टर्स हैं नॉन मॉडिफाइबल, मतलब वो फैक्टर्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ होती है हमारे जेनेटिक्स, मतलब हमारे जीन्स। हमें अपने परिवार से, अपनी फैमिली वालों से कौन से जीन्स मिले हैं। अगर हमें कैंसर का जीन्स है, अगर वो हमें पॉजिटिव है, तो फिर हमें कैंसर होने के चांसेस कई ज़्यादा है, एंड हम उसका कुछ नहीं कर सकते। सेकेंड थिंग इज एज। ब्रेस्ट कैंसर का कोई एज लिमिट नहीं होता कि 20 साल की लड़की में नहीं हो सकता या 80 साल की लड़की में हो सकता, वो किसी भी एज में हो सकता है। लेकिन बढ़ती हुई उम्र के साथ कैंसर का जो रिस्क है, जो इंसिडेंस है, वो बढ़ता जाता है। अगेन, उम्र को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तीसरी चीज़ होती है अर्ली मेनोर्जी एंड लेट मेनोपॉज, मतलब किस उम्र में पीरियड्स लड़की की महावरी शुरू होती है एंड किस उम्र में जाके खत्म होती है। अगेन, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता। अगर बहुत जल्दी किसी को महावरी शुरू हो रही है या बहुत लेट खत्म हो रही है, उसमें भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। चौथी चीज़ होती है नलिपैरिटी। नलिपैरिटी मतलब बच्चा ना करना या बच्चे को दूध ना पिलाना। अगर बच्चा नहीं करते हैं तो फिर औरत का ब्रेस्ट डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हो पाता, एंड उसमें ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारे केसेस, थोड़ा बहुत आइडिया है तो वी विल लुक एट जो हमने पेशेंट्स ऑपरेट करे हैं। इनमें से एक सबसे पहला जो हमारा पेशेंट जिसको हमने ऑपरेट किया था, ये हमारे पास आई थी ब्रेस्ट में गांठ लेके। छोटी सी गांठ थी, दर्द नहीं कर रही थी, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने उस पर ध्यान दिया और वो गांठ लेके हमारे पास आए और बोला कि ये 1-2 महीने से लग रहा है कि ऐसे गांठ है। तो हमने उसकी मोटे सुई की जांच कराई, बायोप्सी जिसको बोलते हैं। एक बहुत गलत फहमी है कि बायोप्सी करने से कैंसर फैलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बहुत सारे लोग बायोप्सी नहीं करवाते इस डर से कि सुई डालेंगे तो कैंसर फैल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने बायोप्सी करी, उस बायोप्सी में कैंसर कराया। कैंसर का स्टेज थोड़ा सा ज़्यादा था, इसलिए हमने पेट स्कैन कराया। कैंसर का स्टेज थोड़ा बड़ा हुआ था, तो हमने लेडी का पेट स्कैन भी कराया। पेट स्कैन की एक शॉकिंग फाइंडिंग हमें पता चली कि कैंसर सिर्फ लेफ्ट साइड में नहीं, वो राइट साइड में भी था, मतलब दोनों ब्रेस्ट में उनको कैंसर था। बट राइट में उनको कोई भी गांठ नहीं होती थी, लेकिन वहाँ पे छोटे छोटे कई सारे लीजन्स थे। तो इन लेडी को हमने फिर समझाया कि दोनों ब्रेस्ट में कैंसर है, दोनों ब्रेस्ट का ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। हमने स्टार्ट किया कीमोथेरेपी दी। कीमोथेरेपी देने के लिए कीमोपोर्ट नामक एक छोटा सा डिवाइस होता है जो हम पेशेंट के शरीर में लगाते हैं। उससे कीमोथेरेपी देना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन कीमोथेरेपी से क्या होता है, हम बार बार नसों में कैनुला डालते हैं, उससे नसें जल जाती हैं। तो इन पेशेंट में हमने कीमोपोर्ट डाला, कीमोथेरेपी स्टार्ट करी। उस कीमोथेरेपी में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा।
राइट साइड में जितने भी छोटे छोटे नीचे थे सब गायब हो गए। लेफ्ट साइड वाली जो गांठ थी वो काफ़ी हद तक छोटी हो गई और फिर जाकर हमने पेशेंट का ऑपरेशन किया। राइट साइड में हमें पूरा स्तन निकालना पड़ा, लेफ्ट साइड में हमें सिर्फ एक स्तन का हिस्सा निकालना पड़ा। एंड फिर वो लेडी बिल्कुल ठीक हो गई है, अब वो कैंसर फ्री है। तो अब वो कैंसर फ्री है। तो दिस इज ये केस हमें ये बताता है कि कोई भी लम्प है उसको इग्नोर नहीं करना है। थोड़ा लाउडर। कोई भी लम्प है उसको इग्नोर नहीं करना है, बायोप्सी से नहीं डरना है, बायोप्सी कराना बहुत ज़रूरी होता है। एंड कई बार कैंसर दोनों तरफ हो सकता है, इट कैन बी अ बायलैटरल ब्रेस्ट कैंसर। अनदर थिंग जो मैं इसमें एम्फसाइज करना चाहती हूँ वो ये है कि कैंसर का मतलब ये नहीं है कि पूरा ब्रेस्ट जाएगा। बहुत सारी औरतें इससे भी बहुत डरती हैं कि पूरा ब्रेस्ट निकालना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। बहुत बार पॉसिबिलिटी होती है कि पूरा ब्रेस्ट ना, हम सिर्फ पार्शियल ब्रेस्ट रिमूवल भी कर सकते हैं। अनदर थिंग इज कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी से लोग बहुत डरते हैं कि बाल झड़ जाएंगे, मुंह में छाले हो जाते हैं, बहुत सारी शरीर में कमजोरी आ जाती है, लेकिन ये सब टेम्पररी साइड इफेक्ट्स होते हैं। जैसे कीमोथेरेपी शरीर को छोड़ती है, सारे बाल भी वापस आ जाते हैं, जैसे कि इनमें में आए थे। ठीक है, हमारा जो अगला केस है वो एक 25 साल की लड़की है। अगेन टू शो कि कैंसर का कोई एज लिमिट नहीं होता। अब ये जो 25 साल की लड़की है, इनको निपल से खून निकल रहा था, 6 महीने से खून निकल रहा था। और निपल से खून निकलना कैंसर का एक लक्षण होता है, जैसे कि हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। तो इन्होंने काफ़ी टाइम तक उसको इग्नोर किया। फिर वो आई थी मेरे पास कि ऐसे ऐसे 6 महीने से खून निकल रहा है, तो इसका आगे कैसे इवैल्यूएट करना है। तो मैंने समझाया कि ये कैंसर हो सकता है। वो 25 साल की थी, शादी नहीं हुई थी, छोटी लड़की। फिर उनका हमने अल्ट्रासाउंड करवाया, ब्रेस्ट MRI कराया। दोनों के डॉक्टर्स ने हमें बताया कि ये तो कैंसर ही लग रहा है। जो रेडियोलॉजिस्ट थे तब बताया कि कैंसर ही लग रहा है। फिर हमने उनकी बायोप्सी कराई। अगला टेस्ट हमेशा बायोप्सी होता है। बायोप्सी में वो नेगेटिव आया। उन्होंने बोला नहीं, इसमें कोई कैंसर नहीं है। तो हम काफ़ी कंफ्यूज हो गए कि 2 जाँच हमें बता रही है कि कैंसर का चांस काफ़ी ज़्यादा है, बायोप्सी हमें बता रही है कि नेगेटिव है। तभी मैंने उनको यही काउंसिल करके बोला कि इसको कैंसर ही मान के चलेंगे, जो गांठ है उसको पूरा हम ऑपरेशन करके निकाल देंगे, और फिर अगर वो पॉजिटिव आती है तो फिर हमें आगे जाके उसकी और सर्जरी करेंगे। तो वो उसके लिए भी लेडी, मतलब लड़की को बहुत मुश्किल से समझाना पड़ा, क्योंकि वो यंग है, शादीशुदा नहीं है, ब्रेस्ट पे कट लगेगा, और वो निपल के जस्ट पीछे था, तो सारी दूध की नलियाँ उनकी हमें निकालनी पड़ती। तो खैर ये हमने सर्जरी करी, और सर्जरी के टाइम ही हमें फ्रोजन सेक्शन नाम की चीज़ होती है, जहाँ पे हम उसी गांठ को नीचे पैथोलॉजी में भेजते हैं। तो हमारे एक्सपर्ट्स ने उस गांठ को उसी समय जांच करके देखा और बताया कि नहीं, इसमें तो कोई कैंसर नहीं है, ये नेगेटिव है। तो दैट वाज वेरी बिग रिलीफ। फिर हमने जो फाइनल रिपोर्ट आती है उसको जब हमने देखा 14 दिन बाद, वो भी नेगेटिव था। तो ऑब्वियसली लड़की के फैमिली बहुत खुश हुए, मैं भी बहुत खुश हुई कि चलिए इतने यंग एज में उनको कैंसर के साथ डील नहीं करना पड़ा। तो इसमें मैं ये बताना चाह रही हूँ, एक तो कि निपल से खून निकलना इज अ साइन ऑफ कैंसर, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर गांठ या हर सिम्टम कैंसर की, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एज। ठीक है, इनमें हमें हर लक्षण बता रहा था कि ये कैंसर ही होगा, लेकिन फाइनल ऑपरेशन के बाद हमें पता चला कि नहीं, इसमें तो कोई कैंसर था। बायोप्सी भी नेगेटिव थी, जो हमने गांठ निकाली वो भी नेगेटिव थी। सो अगर कोई भी सिम्टम है तो हमें तुरंत डर नहीं जाना चाहिए कि अरे ये तो कैंसर होगा, अब तो लाइफ खत्म है, इसका तो हम इलाज नहीं करवाएंगे, ऐसे नहीं करना चाहिए। वी हैव टू मेक इट अ पॉइंट कि कोई भी सिम्टम है हम उसको अपने डॉक्टर को बताएं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर अपने फैमिली मेम्बर्स को बताएं, ट्रीटमेंट ऑप्शन डिस्कस करें और बिल्कुल ट्रीटमेंट आगे बढ़ाएं। जो हमारे अगले पेशेंट हैं, ये जो मेरे एंडोक्राइनोलॉजी वाला फील्ड है उससे रिलेटेड है। तो एंडोक्राइन में जैसे मैंने बताया, हम थायराइड, पैराथायराइड और एड्रीनल ग्लैंड की सर्जरीज करते हैं। तो ये यंग मेल है, अराउंड 30 to 33 ईयर ओल्ड मेल, जो हमारे पास आए थे मतलब बड़े हुए बीपी के साथ। अब बीपी एक ऐसी बीमारी है जो यूजुअली ओल्डर इंडिविजुअल्स, बड़े लोगों में होती है, 40-50 साल के बाद होती है। इनको 30 साल के ही बीपी बढ़ गया था, काफ़ी दवाइयाँ ले रहे थे, उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था, दवाइयों के बावजूद भी बढ़ा हुआ रह रहा था। और इन्होंने जब अपनी ब्लड टेस्ट करवाए तो हमने देखा कि इनके जो इलेक्ट्रोलाइट्स थे ये लगातार अबनॉर्मल रह रहे थे। फिर जब ये हमारे पास आई कि हमारा बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी अबनॉर्मल रह रहे हैं, तब हमने जाके इनके स्कैन्स करवाए। और CT स्कैन में गुर्दे के ऊपर एक छोटा सा ग्लैंड होता है, अड्रीनल ग्लैंड जिसको हम कहते हैं, उस ग्लैंड में इनकी 1 सेंटीमीटर की गांठ थी। उस 1 सेंटीमीटर की गांठ, छोटी सी इतनी सी गांठ की वजह से पेशेंट का हार्मोनल प्रोफाइल बिगड़ गया था, उनका बीपी लगातार बढ़ा हुआ रहा था, इलेक्ट्रोलाइट्स लगातार इम्बैलेंस थे।
तो इन पेशेंट में हमने रोबोटिक सर्जरी द्वारा एड्रेनलेक्टमी करी, मतलब जो ग्लैंड में ट्यूमर था वो वाला ग्लैंड हमने निकाल दिया। शरीर में 2 एड्रेनल ग्लैंड होते हैं, दोनों किडनी के ऊपर 2 एड्रेनल ग्लैंड होते हैं, तो अगर आप एक निकालते भी हैं तो दूसरा वाला जो ग्लैंड है वो कॉम्पनसेट कर लेता है और ऐसा कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। तो हमने इनका रोबोटिक सर्जरी में ये फ़ायदा होता है दैट द प्रिसिशन इज़ वेरी गुड, ब्लड लॉस बहुत कम होता है, रोबोटिक आर्म्स जो हैं उनका प्रिसिशन बहुत अच्छा होता है। ऑपरेशन सर्जन करता है लेकिन जो कंट्रोल है वो मशीन का, जो आर्म्स का कंट्रोल है वो बहुत अच्छा होता है। सो ब्लड लॉस कम था, पेशेंट को हमने अगले दिन डिस्चार्ज किया, बीपी बिल्कुल पहले दिन से ही उनका नॉर्मल हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स भी नॉर्मल हो गए एंड सक्सेसफुली पेशेंट वेंट बैक होम एंड वो तो इनफैक्ट आउट ऑफ कंट्री के पेशेंट थे, कोई फॉरेन नेशनल थे। दैट अबाउट माय थर्ड केस कि हम रोबोटिक सर्जरी भी करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रोबोटिक सर्जरी, थायराइड में भी हो सकती है, पैराथायराइड में भी हो सकती है, एड्रेनल ग्लैंड में भी हो सकती है। ठीक है, अब हम बस थोड़ा सा देखेंगे वेरी कमिंग बैक टू ब्रेस्ट कैंसर कि ब्रेस्ट कैंसर को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, मतलब हम ऐसी क्या चीज़ खुद से कर सकते हैं जिससे कैंसर का रिस्क हमारा कम हो जाए। अर्ली शादी करना, अर्ली बच्चा करना, बच्चा करने से ब्रेस्ट का डेवलपमेंट मैच्योर हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है और उससे जो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क है वो कम हो जाता है। ब्रेस्ट फीड कराना, बच्चे को 12 महीने तक दूध पिलाने से भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क और इसमें कम होता है। ग्रीन लीफी पिगमेंटेड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फल खाना, सब्जियां खाना, इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स से कैंसर के जो रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन, एक्सरसाइज मेडिटेशन इसलिए है जिससे कि पेशेंट की लाइफस्टाइल ठीक रहे, पेशेंट को मोटापा ना हो, स्ट्रेस लेवल्स कम रहे, इन सब से इनडायरेक्टली ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम होता है। What are the signs of breast cancer? Symptoms of breast cancer, जैसे हमने ऑलरेडी हमारे केस स्टडीज में देखा, पहली चीज़ होती है ब्रेस्ट में लम्प होना। अगर ब्रेस्ट में लम्प है या अंडर आर्म में कोई गांठ बन रही है, अगर पेशेंट के ब्रेस्ट की स्किन में कोई चेंजेस आ रहे हैं, स्किन मोटी हो रही है, चमड़ी मोटी हो रही है, कलर चेंज हो रहा है, निप्पल से खून निकल रहा है, पानी निकल रहा है, निप्पल में कोई रैशेस हो रहे हैं, निप्पल में खुजली हो रही है, ब्रेस्ट की साइज में एकदम से चेंज आ जा रहा है, एकदम से बड़ा हो रहा है या एकदम से छोटा हो रहा है, ये कुछ सिम्टम्स होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। इसका हम असेसमेंट कैसे करते हैं? कोई भी पेशेंट जब ब्रेस्ट सिम्टम के साथ आता है, सबसे पहले तो जो सर्जन है वो चेक करते हैं, फिर हम कराते हैं इमेजिंग। इमेजिंग होती है या तो अल्ट्रासाउंड द्वारा, जिसमें कोई रेडिएशन नहीं होता, बहुत ईजिली अवेलेबल होती है। फिर आता है मैमोग्राम, मैमोग्राम एक स्थान का एक्सरे होता है जो हम 40 ईयर्स के बाद ही कराते हैं, इसमें रेडिएशन इन्वॉल्व होता है। तीसरी जांच होती है एमआरआई। एमआरआई हम स्पेशल सिचुएशंस में कराते हैं, जैसे हमने 25 साल की लड़की का करवाया था क्योंकि उनमें डायग्नोसिस क्लियर नहीं हो पा रहा था। तीसरी चीज़ होती है टिश्यू डायग्नोसिस, मतलब सुई की जाँच, पतली सुई की जाँच होती है या मोटी सुई की जाँच होती है। तो इसको हम कहते हैं ट्रिपल असेसमेंट, जिसमें सर्जन असेस करता है, हम एक इमेजिंग करवाते हैं और फिर हम सुई की जाँच करवाते हैं। तो कोई भी ब्रेस्ट प्रॉब्लम का जो प्रोटोकॉल होता है वो ऐसे ही फॉलो होता है। ये सब मैं स्किप करूँगी। ये थोड़ा सा जेनेटिक कंपोनेंट है ब्रेस्ट कैंसर का। अगर जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि मुझ में कोई सिम्टम्स नहीं है, मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे क्या तब भी अपनी टेस्टिंग या स्क्रीनिंग करानी चाहिए? मतलब कौन से फैमिलीज में ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है? ये होता है कि अगर किसी परिवार डायरेक्ट रिलेशन में किसी परिवार वालों को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है 50 ईयर्स से कम की उम्र में, मतलब मौसी को, मम्मी को, बहन को, बच्चे को 50 साल से कम की उम्र में ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो वो उसमें जेनेटिक रिस्क हो सकता है। अगर फैमिली में किसी मर्द को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है उसका भी जेनेटिक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर फैमिली में एक ही लेडी में ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर दोनों हुए हैं, अगर किसी को पेट का कैंसर या पैंक्रियास का कैंसर हुआ है या फिर अगर किसी को ब्रेन ट्यूमर हुआ है। लास्ट सिचुएशन तब होता है जब कुछ फैमिली अपनी जेनेटिक टेस्टिंग करा लेती है कि हम जेनेटिक टेस्टिंग करा के देखेंगे कि कोई हमारी जीन तो पॉजिटिव नहीं है, और अगर उनका नोन म्यूटेशन है, उनमें पॉजिटिव आती है कि हाँ ये जीन तो आपकी पॉजिटिव है, तो फिर उनमें ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कई ज़्यादा होता है। तो इन पेशेंट्स को अपनी रेगुलर स्क्रीनिंग करवाना बहुत ज़रूरी है। तो टेक होम मैसेज हमारा यही रहेगा कि अगर ब्रेस्ट में कुछ भी अबनॉर्मल है, कुछ भी आपको लगता है कि ये थोड़ा सा गड़बड़ है, कुछ दर्द हो रहा है, कुछ वो है, बहुत ज़रूरी है कि एक आप उसको खुद पहले डिटेक्ट करें और तुरंत अपने फैमिली मेम्बर्स या आप जो भी आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, जो भी आपके डॉक्टर है उनको बताएं। रेगुलरली जब आप चेक करेंगे ब्रेस्ट को, तभी अगर कुछ अबनॉर्मल होगा तो आपको पता चलेगा। एंड ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका स्टेज 1 और स्टेज 2 में कंप्लीट इलाज होता है, लेकिन स्टेज 3, 4 स्पेशली में आते आते पेशेंट का क्योर पॉसिबल नहीं होता। तो ऐसी बीमारी में बहुत ज़रूरी है कि हम जल्द से जल्द बीमारी को पकड़ें, अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करें, जिससे कि उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल हो, जान को खतरा ना हो। थैंक यू। क्वेश्चंस नाउ?
मैम ये क्या दोबारा भी हो सकता है, मतलब सर्जरी वगैरह या जी जैसे? बिल्कुल। कैंसर के रेकरेंस का रिस्क हमेशा रहता है। इवन अगर हम ऑपरेशन भी करें, कीमोथेरेपी दे, रेडिएशन थेरेपी दे, हार्मोनल थेरेपी, अगर हम सारा कुछ ट्रीटमेंट कंप्लीट करें, उसके बावजूद भी कैंसर वापस आने का रिस्क हमेशा लाइफ लॉन्ग रहता है। नॉट जस्ट ब्रेस्ट कैंसर, एनी कैंसर। मैडम जैसे आपने पुरुषों में बताया कि हो सकता है 30 उम्र के पुरुषों में, और आइडेंटिफाई कैसे करें? पुरुषों में कोई एज लिमिट नहीं होती, यूजुअली ओल्डर पुरुषों में पाया, जैसे लड़कियों में काफ़ी यंग में होने लगता है, पुरुषों में यूजुअली आफ्टर 40-50 के बाद होता है। सिम्टम्स सेम होते हैं मेल्स में, फीमेल्स में। मेल्स में भी हो सकता है कि उनको अपने चेस्ट वॉल में या ब्रेस्ट में लम्प फील होने लगे, निकल से पानी आने लगे, ब्रेस्ट में कभी कभी रेडनेस हो जाती है, स्किन लाल हो जाती है। ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो मेल्स में भी होते हैं, सेम एज आपको। मैम इसके इलाज की कोई टाइम लिमिट होती है, जैसे फर्स्ट स्टेज, सेकंड, थर्ड कुछ? टाइम लिमिट ऐसे नहीं होती, बट ये होता है कि जब पता चल जाए कि कैंसर है तो जल्द से जल्द उसका इलाज स्टार्ट करना बहुत जरूरी होता है। But क्या ऐसा कुछ कोई कॉस्ट आएगी, खर्चा क्या होगा उसका? खर्चा डिपेंड करता है कि आप कौन से प्रकार की सर्जरी करवा रहे हैं, किस प्रकार की कीमोथेरेपी ले रहे हैं। कुछ कीमोथेरेपी होती हैं जो लगभग 30-40,000 की होती है पर डोज। कुछ कीमोथेरेपी होती है जो 10 लाख तक जाती हैं। रेडिएशन का जो कॉस्ट होता है वो लगभग 1 से 3 लाख तक का होता है। सर्जरी का कॉस्ट 50,000 से लेकर 2 लाख तक का होता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। कौन से रेगुलर टेस्ट हो सकते हैं जिससे पता चले कि शुरुआत में पता 40 इयर्स चले? के बाद हर औरत को अपना मामोग्राम करवाना बहुत जरूरी है। मामोग्राम जो ब्रेस्ट का एक्सरे होता है आफ्टर एज ऑफ 40 साल में एक बार। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आपका जो बर्थडे मंथ है, अपने बर्थडे मंथ में साल में एक बार आप मामोग्राम करवाते रहें। अगर आपकी हाई रिस्क फैमिली है, जो मैंने 3-4 सिनेरियोस बताए थे, तो फिर उसमें आपको जिस एज पे पेशेंट का डायग्नोसिस बना था उससे 10 साल पहले से अपनी स्क्रीनिंग स्टार्ट करवानी है। व्यायाम से कितना परसेंट होता है? किस व्यायाम करने से एक्सरसाइज से परसेंटेज बताना मुश्किल है, बिकॉज एक्सरसाइज इज जस्ट अ फॉर्म जिससे आपकी लाइफस्टाइल हेल्दी रहती है, जिससे आपका वेट कंट्रोल में रहता है। लेकिन एक्सरसाइज डायरेक्टली कैंसर को प्रिवेंट नहीं करती। क्या इसका इलाज आयुष्मान कार्ड पे होता है? हाँ, बहुत सारे सेंटर्स में होता है। अनफॉर्चुनेटली लोटस हॉस्पिटल में आयुष्मान का कार्ड एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन बाकी बहुत सारे सेंटर्स हैं जिसमें सर्जरी, कीमोथेरेपी, टारगेट थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी सब कुछ आयुष्मान में कवर होता है। स्टार्टिंग में लक्षण कैसे पता लगता है? स्टार्टिंग में लक्षण तब पता चलता है तभी हम फ्रॉम द एज ऑफ 20 साल के बाद से हम हर लड़की को बताना शुरू करते हैं कि अपने ब्रेस्ट की जांच खुद किया करें महीने में एक बार। महीने में एक बार जब वो ब्रेस्ट को एग्जामिन करते रहेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि नॉर्मल ब्रेस्ट कैसा फील होता है। तब उन्हीं को सबसे पहले पता चलेगा कि अरे यहाँ तो गांठ महसूस हो रही है, अरे मुझे तो पानी आ रहा है, ये ब्रेस्ट थोड़ा सा अलग सा लग रहा है। तो मेजॉरिटी औरतें अपना कैंसर खुद पकड़ती हैं, उनको खुद पता चलता है कि नहीं ब्रेस्ट में यहाँ पे गांठ बनी हुई है, ब्रेस्ट में यहाँ पे या फिर दबाने से डिस्चार्ज आ रहा है, उनको पता चलता है और तब जाके वो अपने डॉक्टर को बताते हैं। वो लड़कियों को क्या कहेंगे जो अपने पेरेंट्स से बात करने में हिचकिचाते हैं? तभी हम खुल के कोशिश करते हैं कि खुल के बात करें। हाँ, हो सकता है क्योंकि अगर हम ही शर्माएंगे तो फिर बाकियों को तो मतलब हम नहीं कह सकते। तो तभी मैं कहती हूँ कि खुल के बात करें अपने भाइयों से, बहनों से, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ औरतों की बीमारी नहीं है, मर्दों की भी बीमारी है। तो जब हम इसके बारे में आपस में खुल के बात करेंगे, माइक पे खुल के बात करेंगे, स्कूल्स में पढ़ाएंगे, तभी जाके इसका जो टैबू है, जो शर्म है वो कम होगी एंड फिर लड़कियाँ औरतों की बात करेंगी। मैम सर्जरी से पहले कोई वैक्सीन भी है इसकी? नहीं, ब्रेस्ट कैंसर की अनफॉर्चुनेटली वैक्सीन नहीं है। वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर की है। सर्वाइकल कैंसर जो सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है औरतों में। मैम यूटर्स में भी काफ़ी ऐसे हाँ। पाए गए हैं मैम, जी, क्या उसका भी सेम प्रोसीजर है मैम इलाज का? नहीं, तो उसके मतलब वैसे तो लगभग सेम ही होता है। कोई भी कैंसर हम पहले टेस्ट करते हैं फिर उसका इलाज करते हैं। सर्वाइकल कैंसर के अलग होते हैं, पैप्स में होता है, बाकी अल्ट्रासाउंड होते हैं, कभी कभी बाकी जांच कराते हैं, फिर उसकी सर्जरी अलग होती है एंड देन उसकी कीमोथेरेपी भी अलग होती है। बट वैसे ओवरऑल जो मोडालिटीज ऑफ ट्रीटमेंट है वो लगभग सारे कैंसर के सेम है। मैम अगर कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो इसका परमानेंट इलाज है या फिर उसको रिपीट करना पड़ेगा कुछ टाइम के बाद में इलाज, या कंटिन्यू रखना पड़ता है जिसका? कोई पॉजिटिव मतलब परमानेंट इलाज है मैम इसका कैंसर? कैंसर का परमानेंट इलाज? यस मैम। मतलब कैंसर हम एक बार ठीक कर सकते हैं, बट हम परमानेंट गारंटी कभी नहीं दे सकते कि ये वापस नहीं आएगा। वो चांस हमेशा है। तो इसको मैम कितने टाइम के बाद दोबारा जांच करानी चाहिए? यूजुअली ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के 3 महीने बाद सर्जन वापस बुलाते हैं, फिर 6 महीने बाद मेडिकल ऑर्डर्स फॉलोअप करते हैं, साल में एक बार हम पेट स्कैन कराते हैं, बाकी पेट का अल्ट्रासाउंड, ब्रेस्ट का मैमोग्राम हम साल में एक बार कंटिन्यूसली करते हैं। तो इनिशियल जैसे ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के पहले 2 साल तक हम 3-3 महीने या 6 महीने बुलाते रहते हैं, फिर 2 साल के बाद हम साल में एक बार लाइफ लॉन्ग तक फॉलो करते हैं। अभी तक कितने केस हो चुके हैं? मतलब सालाना आंकड़ा क्या है मैम? सालाना आंकड़ा सालाना आंकड़ा क्या है मैम इसका?
साल भर में कितने कितने मरीज आते हैं? एक साल में कितने मरीज आते हैं जी। ये भी बताना, मतलब 150-200 से ज़्यादा, 150-200 से ज़्यादा। ज़्यादातर किस स्टेज पे आ रहे हैं आपको? पेशेंट ज़्यादातर किस एज में मतलब बीच की स्टेज में, बहुत अर्ली स्टेज में लोगों को पता नहीं चलता है एंड बहुत लेट स्टेज में भी लोग कभी आते हैं। किस एज के आते हैं? एज यूजुअली 40 to 60, कभी कभी मतलब बहुत कम पेशेंट्स आते हैं जो 20 साल के हों एंड बहुत कम पेशेंट्स आते हैं जो 75 प्लस, 40 to 60, 70 is the most common। अभी तक कितनी सर्जरीज की जा चुकी है जो सक्सेसफुल हुई? सर्जरी सभी सक्सेसफुल हुई है, आज तक कोई अनसक्सेसफुल सर्जरी नहीं हुई है। ऐसे काउंट तो मैं नहीं रखा, बट ओवरऑल मेरे सर्जिकल करियर में अराउंड 1000 प्लस सर्जरी हुई। ये परहेज क्या होता है? परहेज मतलब परहेज स्पेसिफिकली फॉर कैंसर ऐसा कुछ नहीं होता, बट ओवरऑल हम कोशिश कर सकते हैं कि स्मोकिंग ना करें, अल्कोहल ना पिए, अपनी डाइट हेल्दी रखें, ट्रांस फैट्स सैचुरेटेड फैट्स ना खाएं, बाहर का खाना कम खाएं। थैंक यू सो मच। ओके।